हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल और उसके साथ पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है काफी पास आ रहा है, आपके पास काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी से आपको प्रिपेयर करके रख लेने ताकि एग्जाम के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एडमिशन लेने में, ठीक है। क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आपको एडमिशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये है कि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान ना दिया हो या इस चीज़ को सीरियसली ना लिया हो। तो इसलिए क्या होता है कि इसकी वजह से बाद में जो आपको सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, बात यह है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ उसका एंट्रेंस एग्जाम का। तो बीएससी नर्सिंग की जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है 8 जून है, एंड उसके बाद जो है आपका पैरामेडिकल और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है वो 22 जून को है, ठीक है। तो आपका एग्जाम जो है काफी पास है। पैरामेडिकल वालों के लिए और पोस्ट बेसिक वालों के लिए तो थोड़ा टाइम है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो अभी आपको रेडी करके रखना है वो एक तो ये है कि आप जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर एक बार चेक कर लें कि क्या वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, या फिर जो इसकी इशू डेट है वो इनके रूल्स के अकॉर्डिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर आपका कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एंड आपको जो है जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की अगर कट ऑफ क्लियर हो रही होगी और अगर आपकी मेरिट में अच्छी रैंक होगी तभी आपको सीट मिल पाएगी, अदरवाइज जो रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो देखो, खासकर उन कैंडिडेट्स को ये बात ध्यान रखनी है जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो बाकी एससी या एसटी कैंडिडेट अगर कोई है तो उनको बस इतना ध्यान रखना है कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर उनकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में है तो वो उसे जरूर ट्रांसलेट करवा लें। बाकी इशू डेट उसमें कितनी भी पुरानी होती है, फॉर्मेट आपका स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, सारे ही वैलिड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और वो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो उसके ओबीसी की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की इशू डेट है वो 9 जून 2023 से लेकर 8 जून 2024 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 9 जून 2023 से पहले का है तो आप उसको जल्द से जल्द रिन्यू करवाएं, ठीक है। और जो आपको सर्टिफिकेट बनाना है वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट पे होना चाहिए। स्टेट वाले फॉर्मेट का सर्टिफिकेट एम्स में नहीं चलता है। तो जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, नीट के कॉलेजेस हो गए, एमबीबीएस, बीडीएस, बाकी सारे अदर कोर्सेज के लिए, या फिर जिपमर पौंडीचेरी हो गया, तो इन सभी कॉलेजेस में जो है आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होता है अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया, अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने ओबीसी कैटेगरी फिल कर रखी है तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 9 जून 2023 से लेकर 8 जून 2024 के बीच की इशू डेट का होना चाहिए। और साथ ही उसका जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल वाला फॉर्मेट होना चाहिए। अब सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे कैसे बनेगा, या तो आप सीधे तहसील जा सकते हो या डीएम ऑफिस जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हमें सेंट्रल वाला चाहिए। अगर उनके पास सेंट्रल का फॉर्मेट नहीं है तो उनको फॉर्मेट आप यही जो पीडीएफ जिससे मैं बता रहा हूं इससे आप डाउनलोड करके उनको दे सकते हो कि भाई मेरे को ये वाले फॉर्मेट पे जो है अपना सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो इसी पीडीएफ में जो है, ये जो आपकी पीडीएफ है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है, ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसमें आप देख सकते हो ये दिया हुआ है पेज नंबर 60 पर, परफॉर्मा फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको पता करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो सेंट्रल का है या नहीं है, तो उसमें क्या है, ऊपर जैसे यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर में एक बोल्ड लेटर्स में लाइन लिखी हुई है, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी तरीके की लाइन आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखी होगी कि वैलिड फॉर एडमिशन अंडर या वैलिड फॉर एडमिशन इनटू सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस, इस तरीके से लिखा होगा, या वैलिड फॉर मतलब जॉब या फिर जो है एंट्रेंस एग्जाम, मतलब इस तरीके से लिखा होगा, या एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर उसमें अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके लिखा होगा कि भाई ये वहां पर चलेगा जहां पर जो है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हो जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का वो सेंट्रल वाला ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बाकी बीएससी नर्सिंग के अलावा जो बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी मैं डेट एक बार यहां पर फिर से बता देता हूं। तो ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं अगर वो पोस्ट बेसिक या फिर पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो
सर्टिफिकेट है वो 23 जून 2023 से लेके 22 जून 2024 तक का बना होना चाहिए। यानी कि इसके बीच में आपकी जो डेट है वो यहाँ पर होनी चाहिए, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं होगा। और बाकी सेंट्रल फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए। अब बात करें उसके बाद ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई करा है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका अगर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो वहां पर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के जो भी कैंडिडेट हैं उसकी जो इशू डेट है वो आपकी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 8 जून 2024 तक के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पोस्ट बेसिक के लिए कर रहे हो या फिर आप बीएससी पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा। आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट है ईडब्ल्यूएस की, वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जून 2024 तक के बीच की होनी चाहिए। अगर इसके बाद की होगी या इससे पहले की होगी तो बिल्कुल भी आपका सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलेगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका रिजर्वेशन जो आपको बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो देखो, रिजर्वेशन की जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू को समझो, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक एक नंबर से सीट रह जाती है। अगर मान लो जनरल कैटेगरी में आपके जितने नंबर आ रहे होंगे और उससे एक नंबर कम पे हो सकता है ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में सीट मिल जाए, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा या उसकी जो इशू डेट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो वो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। तो पता चल रहा है कि 59 मार्क्स आपके थे और जनरल कैटेगरी में आने की वजह से आपको सीट नहीं मिल पाई, लेकिन वहीं पर कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट होगा तो उसको एम्स में सीट मिल चुकी होगी। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को सीरियसली नहीं लेते और बाद में जब ये चीज उनको रियलाइज होती है तब फिर उनका ड्रॉप लेने का टाइम आ जाता है, यानी कि उनको फिर नेक्स्ट ड्रॉप लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इतनी सही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये फ्री की इंफॉर्मेशन जो है ये हजारों लाखों की इंफॉर्मेशन के बराबर है, लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं समझता, ठीक है। तो ये है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो अगर इन सब चीजों को समझेंगे तो वो हमेशा फायदे में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप प्लीज वैल्यू करो कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो तो इन सारे रूल्स को फॉलो करो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बाहर कर दिए गए और जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए गए तो हो सकता है जितने मार्क्स आपके आ रहे हो उस पर आपको सीट ना मिले, लेकिन अगर वही सेम मार्क्स पर आपके पास रिजर्वेशन होता, कोटा होता, तो आपको सीट मिल सकती थी। तो भाई जब गवर्नमेंट ने आपको फायदा दिया है इस चीज का तो आपको उस चीज का फायदा लेना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ठीक है, बाकी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे। तो एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो अगर आपके बोर्ड में ऐसा है जैसे सीबीएसई है या उत्तराखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो आप अपनी मार्कशीट पे चेक करना, उसके ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब ये होता है कि मार्कशीट भी वही डॉक्यूमेंट है और सर्टिफिकेट भी वही डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि मार्कशीट आपके पास है और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास अलग से होगा, और नहीं है तो आपको अपने स्कूल में जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए, क्योंकि एडमिशन में वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते आपको इस चीज को जमा करने के लिए अलग से, ठीक है। और बाकी फिर 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और उसके साथ साथ स्कूल से जो आपको 12th के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको बोर्ड से मिलता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होता है। इसलिए जो भी ड्रॉपर कैंडिडेट्स हैं वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख लें उनके पास है या नहीं, अदरवाइज वो अपने स्कूल जाके उसको ले लें। और जो कैंडिडेट इस साल अपना 12th कंप्लीट करेंगे तो 12th की जब उनका मार्कशीट वगैरह आ जाएगी उसी के साथ उनको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो अपने स्कूल से जरूर लेने जब उनका मार्कशीट आ जाएगा बोर्ड से, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी जिसका स्टेट का खुद का डोमिसाइल है वो डोमिसाइल भी संभाल के रखे, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। मैंडेटरी नहीं होता है डोमिसाइल, बट ये है कि आपके पास अगर है तो उसको आपने मतलब प्रिपेयर करके रखना है। और डोमिसाइल की कोई भी इशू डेट, वैलिड डेट नहीं होती, वो जितना पुराना हो जितना नया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आपके पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। और बस इतना ही है। और बाकी तो क्या है, आपका एक चीज मैं बता दूं, एग्जाम देने जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं और उन्होंने आधार कार्ड, जो जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आधार कार्ड को एज अ आईडी डाला है, तो वो ये चीज ध्यान रखें कि आधार कार्ड में उनका अगर बचपन का फोटो लगा है, अगर आपका फोटोग्राफ 5 साल से या 6 साल से ज्यादा पुराना है तो उस फोटोग्राफ को जल्दी से जल्दी अपडेट करा लें, अदरवाइज आपको एग्जाम देने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं, और अगर आप अभी भी अपना जो है आधार कार्ड अपडेट करवाते हो तो फिर उसमें भी आपको 15 दिन लग जाते हैं पूरा आधार कार्ड दोबारा से आने में, ठीक है। तो ये है कि जिसके भी आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है, नाम की स्पेलिंग कुछ भी गलत है, नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया, ये आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये जो है सभी के लिए एप्लीकेबल है, भले ही आप एम्स का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, आपकी जो आधार में इन्फॉर्मेशन है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है आप सही करवाएं, ठीक है। और फोटोग्राफ जो है मैंने बता दिया, फोटो अगर आपका बचपन का
लगा है और वो अगर आपको नहीं पहचान पाए या उन्होंने बोला कि भाई हम तो आपको पहचान नहीं पा रहे, इसमें तो आपका बचपन का फोटो लगा है, तो ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम ना देना, मतलब ना आपको अलाउ ना करे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है अगर मान लो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हो, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों की वजह से मान लो अल्टीमेटली ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, उसके बाद मान लो उन्होंने एग्जाम देने के लिए आपको अलाउ भी कर दिया, लेकिन फिर उतना डीमोटिवेशन जो हो जाता है या आप होपलेस हो जाते हो इन सब चीजों की वजह से, तो आपका एग्जाम भी खराब हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई जो भी मेरा कोई सब्सक्राइबर है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो। ठीक है, तो आप इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आधार कार्ड जरूर अपडेट करवा लें जिसका भी अपडेट नहीं है। ठीक है, 50-100 रुपए या 150 रुपए तक लगते हैं आधार कार्ड अपडेट करवाने के, फोटो वगैरह जो भी आपको करवाना है वो आप करवा लो। ठीक है, तो बस इतना ही मेरे को बताना था। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका एग्जाम काफी पास आ रहा है एंड मुझे पता है कि आप लोग पढ़ाई में बिजी है तो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। जब अल्टीमेटली वो चीज आपको फेस करनी पड़ जाती है तब आपको पता चलता है, तब आपको रिग्रेट होता है कि काश हमने वो बातें सुन ली होती और मान ली होती। ठीक है, तो ये है, तो अब बाकी इतना ही है। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता दूंगा। बाकी जीके की वीडियोस में अपलोड करूंगा। ठीक है, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है चंद्रयान के ऊपर, वो आप जरूर देख लें, तो आपको बीएससी नर्सिंग की जीके में वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो जो एम्स का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।